रुको 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 रुको, आ गए आपके जस्ट लाइक एडिशन सर। और आज एक न्यू टॉपिक के साथ जो बोर्ड में पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। और भोजन, मानव का भोजन हम लोग सीखेंगे इसमें कि मानव का भोजन कैसे कैसे पचता है और कैसे कैसे हम लोग अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। अगर नहीं सीखोगे इसको तो याद रखिएगा, आपको अगर कोई न्योता दे रहा है, बुलावा दे रहा है, तो आप जाएंगे, भर्ती कम खींचेंगे और बाद में निकाल देंगे। इसलिए हम आपको समझा दे रहे हैं कि भोजन का पोषण आप कैसे करेंगे, क्यों आवश्यक है। ये सारी बातें आपके दिमाग के अंदर चली जानी चाहिए। चलिए समझते हैं मानव में पोषण अर्थात पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो मानव में पोषण की जब बात आती है तो याद रखिएगा कि मनुष्य भोजन को ग्रहण करने का सबसे मुख्य कारण होता है मनुष्यों का कि यह अपने शरीर के कोशिकाओं के विकास के लिए भोजन करना पड़ता है। जब तक ये अपने कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं देंगे, इनके कोशिकाओं में वृद्धि नहीं होगी। और जब कोशिकाओं में वृद्धि नहीं होगी तो ये कोशिकाएं मृत कोशिकाओं के समान हो जाएगी, जिससे मनुष्य को विभिन्न प्रकार के रोग जकड़ेंगे और व्यक्ति टाटा फिस अर्थात मर जाएंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। तो मानव में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। दोनों हो सकती हैं, या तो रासायनिक होगी या तो भौतिक होगी। लेकिन मानव पाचन तंत्र जो होता है वो रासायनिक और भौतिक दोनों प्रोसेस करता है। जैसे दांत का काम, जीभ का काम चलाना और पूंछना है, काट पीट के एकदम पीस पास के पूरा बराबर कर देता है। ठीक उसी प्रकार जो लार ग्रंथियां होती हैं उनके अंदर एंजाइम छोड़ती हैं और धीरे धीरे वो नीचे की ओर जाती है, अर्थात उनमें दो प्रोसेस होंगी, भौतिक और रासायनिक। अगले टॉपिक को समझते हैं कि मानव में पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र का मतलब होता है भोजन मुख के अंदर से लेकर के जहां तक भोजन रहता है, पूरी प्रोसेस जो प्रोसेस करता है भोजन पचाने के लिए, वो सारे प्रोसेस जिन तंत्रों के अंतर्गत, जिन सिस्टम निकाय के अंतर्गत होता है, उन सारे सिस्टम और निकाय को हम पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, सभी बैंकों का बैंक होता है, सभी को क्या करता है कि भोजन देता है, पैसा देता है, वो पैसा विड्रॉ करते हैं, बांटते हैं, फिर पुनः लेते हैं। ठीक उसी प्रकार पाचन तंत्र की क्रिया विधि होती है। आगे की टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आगे की टॉपिक जो है आहार नाल पे आता है, अर्थात पाचन तंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं दो प्रकार से चलती हैं। एक तरफ से आहार नाल से चलती है और दूसरी तरफ से उनकी साइड साइड से ग्रंथियां लगी होती हैं, जिन्हें हम पाचन ग्रंथियां के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो आहार नाल को समझते हैं। आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी एक नलिका होती है। इसमें जहां भोजन सबसे शुरू से लेकर के लास्ट तक का प्रोसेस करता है। आहार अर्थात भोजन में मुख के अंदर से अर्थात मुंह से लेकर के गुहा द्वार तक जितने भी पार्ट्स आएंगे, भोजन को पचाने में मदद करेंगे, भोजन को ले जाने में मदद करेंगे, वो सारे ग्रंथियां और सारे भाग आहार नाल कहलाएंगे। आगे समझते हैं आहार नाल का प्रथम भाग अर्थात मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा क्या है भाई? मुख का मतलब मुंह होता है, गुहा का मतलब खाली स्थान। तो मुंह के अंदर जो भी खाली स्थान है जहां पर प्रारंभ में भोजन को डाला जाता है, रखा जाता है, वो सारे भाग मुख गुहा कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। दरअसल नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि मुख गुहा में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। मुख गुहा में चलहोठ पाए जाते हैं सबसे ऊपरी भाग पे। उसके आंतरिक भाग में जैसे अंदर की तरफ जाओगे तो दांत पाए जाएंगे। दांत के बीचों बीच सामने की तरफ जिह्वा पाई जाती है, जिसको हम एक अन्य वीडियो में आपको समझा देंगे। और चलते हैं, हम पढ़ेंगे सीधे मुख में लार ग्रंथियों के बारे में, अर्थात लार ग्रंथियां। हमारे मुंह के अंदर तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं और तीनों जोड़ी लार ग्रंथियां का अलग अलग कार्य होता है, जिसको हम हिंदी में अधोजिह्वा, अधोहनु और कर्णपूर्ण ग्रंथियां कहते हैं। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला होता है अधोजिह्वा, अधोहनु और कर्णपूर्ण ग्रंथियां। ये कान के निकट होती है, इसलिए कर्णपूर्ण। ये आधा जीभ के पास में होती है अधोहनु, और अधोजिह्वा का मतलब सेम जीभ के निचले पार्ट्स पे होती हैं। इन्हें इंग्लिश में पैरोटाइट्स कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथियों को
जो सॉरी पैरोटाइट्स बोलते हैं। पैरोटाइट जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये सांप में जहर या विष का कार्य करती है। याद रखिएगा, पैरोटाइट्स जो होती है ग्रंथि जीव की, सॉरी जो पैरोटाइट्स होती हैं जीव के अंदर नीचे पाई जाती हैं, वो ग्रंथि सांप में जहर का कार्य करती हैं। सेकेंड जो होता है सबीगुअल, इनके प्रोसेस कुछ नहीं होते हैं, एक एंजाइम को स्रावित करते हैं। किस एंजाइम को करेंगे भाई, आगे की तरफ पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट होता है सबे मेलिबुलर, तो इनका भी कार्य हम आगे की ओर पढ़ेंगे। नेक्स्ट बातें होती हैं लार के अंदर तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन तीनों लार जोड़ी ग्रंथियों को हम यहाँ पे आप लोग को दिखा दिए हैं और ये किस किस भाग में पाए जाते हैं, आप इन सभी भागों को देख सकते हैं। लार ग्रंथियों के अंदर 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। हमारे मुख के लार ग्रंथियों के अंदर 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसे हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तब तक आप मेरे इस कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं आप लोगों को नेक्स्ट बातें बताता हूं। चलिए, आप लोग शायद स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट बातें समझते हैं, जो हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे कि मुख के अंदर जो लार होती हैं, लार एंजाइम, वो कितने प्रकार की होती हैं। तो मुख के अंदर 4 प्रकार के लार एंजाइम पाए जाते हैं। उसका हम ट्रिक आप लोग को दे दिए हैं कि लाठी दे मुझे। क्या चाहिए उसको, लाठी चाहिए, डंडा चाहिए। ला का मतलब होता है लाइसोजाइम, टी का मतलब होता है टाइलिन और डी का मतलब होता है डाइस्टेट और एमयू का मतलब होता है म्यूकस। तो ये 4 एंजाइम मुख के अंदर लार में पाए जाते हैं। ये 4 एंजाइम जिनका अलग अलग कार्य होता है, सारे कार्यों को हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लाइसोजाइम हम लोग के मुंह के अंदर लार में पाया जाता है, जो कीटाणु नाशक होता है। लाइसोजाइम जो होता है हमारे मुख के अंदर पाया जाता है, जो कीटाणु नाशक होता है, जो कीटाणु नाशक होता है, याद रखिएगा। तो ये जो लाइसोजाइम होता है, ध्यान से बात सुनिएगा कि ये जो लाइसोजाइम होता है छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। इसलिए छोटे बच्चे जो होते हैं जहे मनता है हाथ को रगड़ते हैं और मुंह में क्या करते हैं, डाल के पगुराने लगते हैं। तो जैसे पगुरियाएंगे तो उनको क्या पता है, उनके अंदर जानते हैं पहले से कि हमारे अंदर ठहरा का लाइसोजाइम, हम तो लड़चुहाना है, ज्यादा मात्रा में लार निकालते हैं। तो इसीलिए देहात की भाषा में कहते हैं लड़चुहाना हो गया एकदम। तो लार का अंदर ज्यादा मात्रा में छोटे बच्चों में लाइसोजाइम निकालता है, जो कीटाणु को मारता है। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लाइसोजाइम की मात्रा वैसे वैसे घटने लगती है। जब हम लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो लाइसोजाइम की मात्रा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, जिससे हमें बीमारियां घेरने की चांस ज्यादा बन जाती हैं। उसके बाद दूसरा होता है टाइलिन। हमारे दूसरे जो एंजाइम्स होते हैं टाइलिन होते हैं। तो टाइलिन जो होता है किसी व्यक्ति के अंतर्गत ये भोजन के ऊपर उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को आप स्टार्च कहते हैं, मड कहते हैं। ये स्टार्च और मड को क्या करता है, बदल देता है। ये जो मुंह में भोजन क्या करता है, भोजन में जो स्टार्च पाए जाते हैं, स्टार्च मड में बदलता है, मड जो होता है पेप्टिन में बदल देता है। तो टाइलिन जो होता है ये भोजन के अंदर की जो मड होती है, शर्करा की मात्रा होगी, उनको क्या करता है, पूरी तरह से बदल देता है। अर्थात आप अगर मड के बारे में नहीं जानते होंगे तो मड का मतलब याद रख लीजिएगा, उसी भूसी चोकर जवन भी तुम्हारे खाना के अंदर आता है, मतलब उसके ऊपर की जो परतें होती हैं, जैसे दाल खा रहे हो, दाल के ऊपर परत मिलती है, चना खा रहे हो, चना के ऊपर परत मिलती है, तो उसी भूसी चोकर जो भी आप लोग याद कर लो देहात की भाषा में, तो इसको क्या कहेंगे, टाइलिन। इसको क्या करेगा, पचाने का कार्य करता है। टाइलिन का ही कार्य ये डाइस्टेज भी करता है। टाइलिन का कार्य डाइस्टेज भी करता है, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर टाइलिन नहीं उतना प्रेरित होते हैं, जिनका काम डाइस्टेज नामक एंजाइम करता है। अब आगे जो होता है म्यूकस होता है। आगे की जो बातें होती है, अब यहां तक भोजन का पाचन कुछ शुद्ध रूप से हो चुका है, यहाँ पे कीटाणु ये मार चुके हैं और ये क्या कर रहा है, मड को बदल रहा है, मड को बदल दे रहा है। और आगे की जो प्रोसेस होती है म्यूकस द्वारा होती है। म्यूकस नमवे है म्यूकस, तो कहता है कुछ काच के कस देंगे, नीचे चल जा, तो इस सरकाने का कार्य करता है। म्यूकस का कार्य होता है चल कहा सरक दो,
कहाँ सरकाने का कार्य करता है म्यूकस। तो म्यूकस भोजन को चिपचिपा और लसलसा बनाने का कार्य करता है। म्यूकस की जो कार्य होती है ये भोजन को चिपचिपा और लसलसा बनाने का कार्य करता है, क्योंकि आगे की जो फूड पाइप है जिसको ग्रास नली बोलते हैं उसमें भोजन को अब भेजना है। भोजन को क्या करना है? भेजना है। तो भोजन को नीचे की ओर भेजने का कार्य जो होता है म्यूकस करता है। यदि किसी भोजन को मुख के अंदर ये सारे एंजाइमों को मिला करके मुख के अंदर से कहां भेज दिया जाए, ये भोजन को कहां भेज दिया जाए? ग्रास नली में भेज दिया जाए। कहां भेजा जाएगा इसके बाद? ग्रास नली में। भोजन को कहां भेज दिया जाएगा? ग्रास नली में। अर्थात यहां पे देखते हैं, यहां पे जिह्वा है, जिह्वा के मुख जो भाग होते हैं यहां से ये एंजाइम देगा, यहां से ये चारों पीस पास के यही बोकड़ैया बना देंगे। देहात की भाषा में नहीं कहते पूंछ काच देंगे धर के, मार पगुड़ी में पूंछ काच देते हो, तो क्या कर देगा? यहाँ पर कुछ देगा। तो कुछ काच के एकदम पूरा तरह से यहाँ म्यूकस अब निकलेगा लास्ट में। अब म्यूकस क्या करेगा? भोजन को लसलसा बना देता है। नहीं करते हो, कभी कभी देखोगे तो मुंह में रसगुल्ला गल जाता है, तो निकाल के देखो मार चिपची करता है, तो वह म्यूकस पदार्थ होता है। अब इन म्यूकस से कहा जाएगा सीधे ये आ जाएगा इस वाली नली में। इस नली को हम ग्रास नली कहते हैं। अरे ग्रास का मतलब घास नहीं जी, ग्रास मतलब भोजन की बात हो रही है। जिस नलिका से भोजन जाता है अंदर की तरफ उसे हम ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली जो होता है लगभग आपकी 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसको कहीं कहीं किताबों में 7 से 8 सेंटीमीटर लिखा गया है। ठीक है, तो ग्रास नली की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक, ये मुख से, इसका जो एक भाग होता है मुख से जुड़ा होता है तथा दूसरा जो भाग होता है अमाशय से जुड़ा होता है। अर्थात मुंह के अंदर से जब भोजन निकल करके अमाशय की ओर जाएगा तो मुंह के उस भाग से लेकर के अमाशय को जोड़ने वाले भाग को हम क्या कहेंगे? हम बोलते हैं ग्रास नली। इसी को बोलेंगे ग्रास नली। ग्रास नली बस भोजन को क्या करता है? नीचे की ओर ले जाता है। याद रखिएगा कि ग्रास नली भोजन को ले जाता है। इनमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती और न ही इनमें कोई एंजाइम पाया जाता है। आगे की बात चलते हैं। ग्रास नली को हम जो भोजन देते हैं उस भोजन को पोलस कहते हैं। अर्थात जो यहां से भोजन आएगा इस ग्रास नली में, इस भोजन को हम पोलस भोजन कहते हैं। कौन सा भोजन? पोलस। उस भोजन का नाम रखते हैं पोलस। तो पोलस भोजन कहां आता है? मुंह से जो भी एंजाइम द्वारा बन के प्राप्त होते हैं, जो ग्रास नली में आते हैं, उन भोजन को हम पोलस कहते हैं। ये पोलस भोजन आमाशय में आते हैं। ये पोलस भोजन आमाशय में आते हैं। तो आमाशय का क्या कार्य होता है? आमाशय के अंदर 3 भाग पाए जाते हैं। आमाशय एक जे आकार की नलिका होती है। आमाशय एक जे आकार की नलिका होती है जिनके 3 भाग होते हैं, और ये तीनों भागों को हम पुनः एक न्यू ट्रिक के तहत याद करेंगे, और तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं और समझते हैं आगे के भाग के। आमाशय के जो भाग हम आपको बताए थे उन भागों को हम लोग समझते हैं। आमाशय जो होता है दरअसल यहाँ पे भोजन सबसे ज्यादा देर तक टिकता है। लगभग 3 से 4 घंटे में लगभग यहाँ 3 से 4 घंटे भोजन का रोक होता है। यहाँ रुकता है भोजन 3 से 4 घंटे, और आमाशय के बाद भोजन जो होता है छोटी आंत की ओर चलता है। तो पहले समझेंगे कि जो मुख से पोलस आ रहा था, अर्थात भोजन से जो मुंह से लार निकले थे 1.5 kg, लगभग दिन भर में 1.5 kg लार निकलते हैं, और वो लार ग्रंथियों से निकलते हुए पोलस जो भोजन होता है वो निकल कर कहां आता है? हम लोगों की ग्रास नली में। ग्रास नली की लंबाई जो होती है लगभग आपको बता ही दिए कि 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, और इसके बाद भोजन पोलस भोजन जो होता है आमाशय की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। आमाशय जे आकार की नलिका होती है। सारी बातों को हम लोग व्यवधान के तरीके से समझ चुके हैं और समझते हैं अपने ट्रिक के माध्यम से आमाशय के कितने भाग होते हैं और कहां पर कौन सा कार्य। तो मेरा ट्रिक है आमाशय के लिए आपका फटा है। ये बहुत हंसी वाली ट्रिक है और इसको याद रखिएगा, आपका फटा है। अब ये मत किसी को बोल दीजिएगा कि क्या फटा है, कौन सी फटा है, नहीं, ये सब बातें नहीं। तो आमाशय का कैसे ट्रिक होगा? आपका फटा है। अब जहां जाइए मत कहिए भैया आपका फटा है, यानी आमाशय की बात हो रही है। आ का मतलब होता है आमाशय, प का मतलब होता है पाइलोरी,
अब का मतलब होता है कार्डियक और फ का मतलब होता है फंडियक। अर्थात अमाशय के 3 भाग होते हैं, पाइलोरी, कार्डियक और फंडियक। इनको हम याद कर लेते हैं, पाइलोरी, कार्डियक और फंडियक। तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। इन तीनों भागों को हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं। यहां पे आपको दिखा दिया गया है कि फर्स्ट भाग जो होता है कार्डियक होता है, सेकेंड भाग जो होता है फंडियक होता है और थर्ड भाग जो होता है आपका पाइलोरिक होता है। अब कार्डियक वाला जो भाग होता है उनके अंतर्गत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति होती है। कार्डियक के जो भाग होते हैं वहां पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति होती है, जो कार्य मुंह का एंजाइम लाइसोजाइम नहीं कर पाता है। अर्थात मुंह में कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो वहां पे मृत नहीं हो पाते हैं, तो उनको मारने के लिए कार्डियक के भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और जो लाइसोजाइम के जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, अर्थात लाइसोजाइम से आए हुए जीवाणुओं को ये नष्ट कर देता है। अब सेकेंड भाग जो होता है इनके फंडियक भाग होते हैं। अर्थात याद रखिएगा कि ये जो अमाशय होते हैं उनके सेकेंड भाग को हम फंडियक कहते हैं और ये सबसे बड़ा भाग होता है अमाशय का, क्योंकि यहां भोजन का सीधे फैलाव किया जाता है, यहां पर भोजन फैलाया जाता है। अर्थात जब भोजन इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निकल कर आता है तो उनको चारों तरफ फैला दिए जाते हैं। तो जिस जगह पे फैलाया जाएगा उन्हें हम फंडियक कहते हैं। और फंडियक में एक ऐसा जगह मिलता है जो कांटेदार नुमा संरचना होती है, जिन कांटेदार नुमा संरचनाओं को, भागों को हम रुजि के नाम से जानते हैं, उन्हें हम रुजि कहते हैं। जब हम भोजन नहीं करते हैं तो रुजि के जो पार्ट्स होते हैं, ये फंडियक जो भाग होता है वो फूलता पचकता है, जिनके कारण हम लोग के पेट में चुभन महसूस होता है। आप लोग अपनी भाषा में कह रहे हो, अरे बाप रे बाप, पेट के अंदर चूहा कूद रहा है। तो चूहा का कूदना किसके कारण होता है? रुजि के कारण होता है, क्योंकि रुजि एक कांटेनुमा संरचना होती है और पेट के आंत में वो भाग होते हैं वो जाकर के अमाशय में गढ़ते हैं। आगे जो लास्ट भाग होता है उनका पाइलोरिक होता है। तो पाइलोरिक में ही एक ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक केवल जुड़ा हुआ भाग होता है जिनमें एक ग्रंथि पाई जाएगी, जिन ग्रंथि का नाम जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। इनके जो पाइलोरिक वाले भाग होते हैं इनमें एक ग्रंथि जुड़ी होती है, उन ग्रंथि का नाम जठर ग्रंथि होता है और जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है और जठर रस से 2 एंजाइम रेनिन और पेप्सिन निकलते हैं। अब समझते हैं कि रेनिन और पेप्सिन का कार्य क्या होता है। यहां से जुड़े हुए भाग होते हैं जठर ग्रंथि। अब समझिएगा, रेनिन जो होता है छोटे बच्चों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। रेनिन की जो मात्रा होती है छोटे बच्चों में ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी और ये जो मात्रा होती है दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है। अर्थात वहां लैक्टोबाइलियस को पूर्ण रूप से एक विस्तृत संरचना देकर के उन्हें पाचन की क्रिया में बृहद कर देती है। यदि रेनिन छोटे बच्चों में नहीं पाई जाती कुछ समय के लिए, याद रखिएगा उस बच्चे का जो पेट होता है, लोग नहीं कहते हैं कि पेट लूज मोशन हो गया, हमारी भाषा में तो देहात में बोल दिया था कि पेटवे झड़ गया, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कौन सा भाग हो? पाइलोरिक में वो भाग पाए जाते हैं। रेनिन का कार्य ये होता है कि दूध को कन्वर्ट दही में बदल देता है। दूसरा होता है पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है? पेप्टोन में बदल देता है। याद रखिएगा, जो वहां से आ रहे थे हम लोगों के बदलते हुए मड को बदला था, उसी भाग को ये पेप्सिन को पेप्टोन में बदलते हैं और ये पेप्टिडोकरण कहलाता है यहाँ पे प्रोसेस। और ठीक इसके बाद अमाशय के अंदर की जो बात होती है ये यहाँ पे पूर्ण होती हैं और अमाशय के बाद अब आगे हम लोग चलते हैं छोटी आंत की तरफ। यहाँ पर भोजन पूर्ण रूप से जो पोलस था वो काई में बदल जाता है। मुंह से आए हुए भोजन जो अमाशय में आता है उन्हें हम पोलस कहते हैं और पोलस यहाँ काई में बदलता है, तब वे अमाशय तक आ जाता है। उस भोजन को पोलस भोजन कहते हैं और पोलस अब यहाँ से आगे की तरफ रुक करता है, चलना चाहता है और उस चलते हुए भोजन को हम काइम कहते हैं। और काइम जो होता है दरअसल क्षारीय होता है और यहाँ हम पोलस का, यहाँ जो क्षारीय भोजन होता है छोटी आंत नखड़ा करने लगती है, हम तो इसको नहीं पचाएंगे, हम क्षारीय भोजन को नहीं पचाते।
या छोटी आंत क्या करती है, भोजन के लिए नखरा करने लगती है कि हम क्या करेंगे, हम जितने भी क्षारीय भोजन है हम क्षारीय ओरियो को पचाते नहीं। अब हमें क्या चाहिए, अम्लीय चाहिए, अर्थात भोजन को अम्लीय बनाना होगा और अम्लीय बनाने के लिए कोई ना कोई बीच में एंजाइम कार्य करेगा, कोई अंग आएगा। तो हम देखते हैं छोटी आंत के मध्य अर्थात छोटी आंत में दो अलग अलग साइड से ग्रंथियां लगती हैं, जिन ग्रंथियों में अग्नाशय और पित्ताशय ग्रंथियां। अग्नाशय ग्रंथि जो होती हैं, याद रखिएगा, अग्नाशय सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन करने में मदद करता है। ये कायम वाले भोजन को पूरी तरह से बदल देगा और भोजन छोटी आंत में प्रवेश करेगा। देखिएगा, समझिएगा इस बात को। छोटी आंत में दो पार्ट्स पाए जाते हैं, अग्नाशय और पित्ताशय। अग्नाशय से अग्नाशी रस निकलता है और यह रस जो होते हैं तीन प्रकार से होंगे, याद रखिएगा एक ट्रिक के माध्यम से। लता मंगेशकर, तो केवल लता नाम याद रखिएगा, LTA। एल का मतलब लाइपेज होता है, टी का मतलब टिप्सिन होता है, ए का मतलब एमाइलेज होगा। लाइपेज जो होता है चिपचिपा होता है, लाइपेज जो होता है चिपचिपा होता है, जो स्टार्च और मड में कार्य करता है। ये स्टार्च और मड को क्या करता है, धीरे धीरे पचाने का कार्य करता है। तो आप पूछेंगे कि सर एक बात तो बोले थे कि मुंह से निकले हुए एंजाइम जो लाइसोजाइम होता था, मुंह से निकले हुए एंजाइम जो टाइलिन होता था, वो भी यही मड को पचाने का कार्य करता था और यहां भी वही कार्य कर रहा है। तो दरअसल बात समझते हैं कि वहां पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता था, यहां पे पूर्ण रूप से पाचन होता है। ठीक है भाई, समझते हैं आगे की तरफ से। तो यहां पे क्या होता है, आपका लाइपेज के बारे में हम लोग समझते हैं। लाइपेज फैट को, वसाओं को क्या करता है, पूर्ण रूप से पचाने का कार्य करता है। ये स्टार्च और मड को क्या करता है, पूरी तरह से लाइपेज होता है फैट और वसा और लिपिड को बनाने का कार्य करता है। और इसमें का जो ये सेकेंड वाला होता है एमाइलेज और टिप्सिन, तो समझिएगा टिप्सिन जो होता है पेक्टिन को पेप्टाइडों में बदलने का कार्य करता है। टिप्सिन प्रोटीन अर्थात टिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टोन जो होता है पेप्टोसाइड में बदल देता है। इसके बाद इमाइलेज जो होता है स्टार्च और मड को बदलने का कार्य करता है। देखो मनुष्य में ये जो स्टार्च और मड को बदलने वाला जो भाग होता है, छोटी आंत की बात हो रही है, तो इसमें जो स्टार्च और मड को बदलने वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एमाइलेज कहते हैं। तो ये एमाइलेज जानवरों में नहीं पाया जाता है। एमाइलेज जो होता है ना जानवरों में नहीं पाया जाता है, इसलिए जानवर क्या करता है, खाने के बाद देख लेना भोजन को यहाँ गाल में ग्लैडर होती है, फूली रहती है, वो ग्लैडर क्या करता है, उन्हीं ग्लैडरों के अंदर ये समिष्ट करके अर्थात भर के रखता है और जब कुछ देर हो जाता है तो निकाल कर पगुरी करता है। हम लोग की भाषा में उसको पगुरी बोलते हैं। ठीक है, वो निकाल करके पगुरी या जुगाली करता है, जुगाली भी बोली जाती है, तो याद रखिएगा। इसके बाद आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, तो ये सेक्रोटीन हार्मोन्स का जो होता है श्रवण करता है। सेक्रोटीन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो अग्नाशय को उत्तेजित करता है। अग्नाशय को क्या करेगा, उत्तेजित करेगा। ठीक है, अग्नाशय जो होगा वहां से लीवर जुड़ी होती है, उसी भाग में लीवर जुड़ी होती है। लीवर क्या करता है, याद रखिएगा, लीवर को जो कार्य होता है, यहां पर आपको पित्त का निर्माण करना होता है। लीवर तैलीय पदार्थों अर्थात आप देहात की भाषा में कहते हैं तनी मनी तेल चू जाता है, किसी का लट हो जाता है, लट तेल खूब चाक के मम्मी रख देती है, तेल उस लग रहा है, तो लीवर क्या करता है, उन्हीं तेल को अवशोषित करेगा, वसाओं को क्या करता है, अवशोषित करता है। और इसका सेकेंड कार्य है पित्त का निर्माण करना, और उसी में एक छोटी सी थैली पाई जाती है, ग्लैडर पाई जाएगी, उसी ग्लैडर को पित्त की थैली कहा जाता है। तो ये रहा आपका लीवर। लीवर को देहात की भाषा में, हम लोग की भाषा में, अरे तुम्हारे पास जिगर ना है भाई, तो जिगर भी उसी को कहा जाता है, लीवर को। ठीक है, तो इसी में क्या पाया जाएगा, पित्त की थैली पाई जाती है। ये जो पित्त की थैली है उसमें पित्त जो होता है इकट्ठा रहता है। पित्त करता क्या है, इसकी जो मतलब व्यवस्थाएं होती हैं पित्त का, ये 8 याद रखिएगा, इसका जो पीएच मान होता है
आँच होता है। तो ये करता क्या है कि ऊपर से आए हुए काइम को, ऊपर से जो काइम यहां से चल रहा है तो उन काइम को ये करता क्या है, अम्लीय से क्षारीय में बदल देता है। क्योंकि पहले ही छोटी यातना खड़ा करती है, पहले ही छोटी यातना खड़ा करेगी कि नहीं हम क्या करेंगे, हम क्षारीय भोजन को ही केवल पचाएंगे, अम्लीय भोजन को नहीं पचाएंगे। तो पित्त क्या करेगा, वहां से पित्त रस देगा, अग्नाशय से अग्नाशी रस आएंगे और दोनों क्या करेंगे एक दूसरे में मिल करके वहां काइम को वहां जो भाग होते थे पोलस, उनको काइम में बदल देंगे पूरा पूरा, और काइम कहां चली जाएंगी, छोटी आंत में। छोटी आंत में याद रखिएगा तीनों एंजाइम निकलेंगे और तीनों एंजाइम अपने अपने कार्य पे लग जाएंगे। यह जो होता है लीवर की पूरी तरह से यहाँ पे छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, और ये पचे हुए भोजन में वसाओं को अत्यधिक मात्रा में पचाता है। इस वसाओं की पचाने की प्रोसेस को इमाइलिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। वसाओं को यहाँ पचाया जाता है और वसाओं को पचाने की इस प्रोसेस को इमाइलिफिकेशन कहा जाता है। और जो ग्रंथियां उन्हें पचाने के लिए प्रेरित करती हैं छोटी आंत में, उन ग्रंथियों को कोलोसिस्टोकाइनिन के नाम से जाना जाता है, याद रखेगा। तो एक ऐसी उत्प्रेरक कार्य करेगी। उत्प्रेरक क्या है भाई, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है ना जो किसी अभिक्रिया में बिना भाग लिए बिना कुछ किए और पूरी प्रोसेस को करा देती है। जैसे हम लोग के दोस्त होते हैं ना, मार मार हम आ रहे हैं, झगड़ा कहीं देखा तो दो दोस्त अगर भीड़ गए तो मार मार हम आ रहे हैं, मार दिया तो देख ले ना, अगर कम पर गिर तो भाई तो मुंह आई लत, ऐसे बोलता है। अब पिटा गया तो ना देख लो उधर हमारे बाप खड़ा थे, ऐसे बोलेगा, ठीक है। तो ये बात एंजाइमों का मतलब यहाँ पे उत्तेजित करने का कार्य करती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जो यहाँ पे ये होता है एंजाइम, वो क्या करता है, कैलोसिस्टोकाइनिन, ये पूरी तरह से उसे उत्तेजित करता है कि तुम क्या करो, जल्दी जल्दी से भोजन को पचाओ। इसके बाद एक हम छोटी सी ट्रिक से समझाएंगे कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं और कौन कौन होते हैं। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और छोटी आंत के भाग को आगे पढ़ेंगे। शायद आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब छोटी आंत के भागों के बारे में हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। याद रखिएगा, छोटकी डीजे आई, छोटकी डीजे लाई, ये हमारा ट्रिक है। छोटी का मतलब होता है छोटी आंत, और डी का मतलब होता है डेडुनम, जे का मतलब होता है जेजुनम, और लाई में जो ई है वो इलियम भाग को दर्शाता है, अर्थात छोटी डीजे लाई। इसमें देखो यहाँ का जो भाग होगा आपका जेजुनम होता है, ये मध्य वाले भाग को जेजुनम बोलते हैं और लास्ट वाले भाग को इलियम बोलते हैं। इलियम जो होता है वही बड़ी आंत से जुड़ी हुई भाग होती है। तो इसमें समझिएगा, तो इसके अंदर कोलोसिस्टोकाइनिन की प्रोसेस होती है और यह पूर्ण पाचक रसों को निकालते हैं। यहां से कोलोसिस्टोकाइनिन निकलता है और यहाँ पे पूर्ण पाचक रसों की मतलब पूर्ण पाचक रस निकलते हैं, और भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है छोटी आंत में ही, अर्थात इन्हें हम क्षुद्रांश कहते हैं और क्षुद्रांश में ही होता है। याद रखिएगा इस बात को कि छोटी आंत का दूसरा नाम क्षुद्रांश होता है, जो आपका बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। छोटी आंत में विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ये एंजाइम पूर्ण रूप से बताएंगे कि कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। इससे पहले समझते हैं कि छोटी आंत में जो डेडुनम, जोजिनम और इलियम जो भाग होते हैं, इनमें किस किस चीजों का पाचन होता है। जैसे इलियम पाचन का प्रोसेस करता है, अवशोषण करता है भोजन के नए नए पदार्थों को, और इससे एक एंजाइम निकलते हैं इरेप्सिन, और ये प्रोटीन का, इरेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। ये जो इलियम होता है यहाँ पे प्रोटीन का यहाँ पे पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इसके बाद भोजन जो होता है बड़ी आंत की ओर आगे बढ़ता है। छोटी आंत से विभिन्न प्रकार के अलग अलग नए नए प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जो विभिन्न प्रकार से होते हैं, और ये लगभग 4 प्रकार से होते हैं, जिन्हें हम धीरे धीरे बताएंगे। और ये जो छोटी आंत की जो एंजाइम होती है उनको सक्कस इंट्रियम के नाम से जाना जाता है। जो एंजाइम होते हैं सक्कस इंट्रियम, इसमें मल्टोज आते हैं, सुक्रोज आते हैं, ग्लाइकोज आते हैं, इरेप्सिन आता है, इरेप्सिन के बाद आता है आपका पेंटा एमिनो। ये जो होते हैं ये 5 प्रकार से होते हैं। फिर से सुन लेते हैं, मल्टोज, सुक्रोज, ग्लाइकोज, उसके बाद इरेप्सिन, और 5वां होता है पेप्टाइड्स।
पेप्टाइड्स जो होता है एमिनो अम्ल की एक चयन होती है, लंबी श्रृंखला होती है जो भोजन को पूरी तरह से क्षारकों से बचा देती है। अब आगे समझते हैं इन्हें इलियम के बारे में पूरी बातें। इलियम जो होता है कांटानुमा संरचना होता है जिन्हें हम बिलाई कहते हैं। अरे वो बिलाई गांव वाली बिलाई नहीं है भाई, इलियम के भीतर पाया जाता है जिन्हें हम बिलाई कहते हैं। ये भोजन को कुछ देर तक रोक कर रखता है क्योंकि यहाँ पे लगभग 3 से 4 घंटे भोजन को रुकना है। ठीक है, पूरी तरह से छोटी आंत में पाचन की क्रिया होगी। आगे समझते हैं छोटी आंत में प्रोटीन और भोजन दोनों का पूर्ण रूप से पाचन होता है व अवशोषण होता है, परंतु छोटी आंत में पाचन केवल भोजन का होता है। यहां पे जल का पाचन नहीं होता, अर्थात जल अग्र दिशा भागों में निकलने लगती है और जल जो होता है आपके इलियम के भाग से होते हुए बड़ी आंत की ओर प्रवेश करती है और बड़ी आंत में जाकर के भोजन का मतलब जो जल का अवशोषण हो जाता है और जितने भी भोजन के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बड़ी आंत से होते हुए उनकी वेंट्रिकल से और वह लास्ट में इस गुहा द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। इस तरह से मनुष्य में पूर्ण रूप से पोषण हो जाता है और उनके पोषण होने के बाद उनके अंदर जितने भी विभिन्न प्रकार से ऑक्सीजन की मात्रा, एंजाइम्स, जितने भी विटामिन श्रवण होते हैं मिलते हैं वो सभी कोशिकाओं में वितरित हो जाते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो पे अवश्य कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।